ओके, सो सबसे पहले चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, ये बीबीबी किट का है 1.5। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स में बी कंसिडर्ड टू बी स्टेक होल्डर्स इन द एक्टिविटीज ऑफ अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन। न्यूक्लियर पावर स्टेशन वो होता है जहाँ पर न्यूक्लियर को फ्यूजन करके पावर जनरेट की जाती है या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट की जाती है। अच्छा, अब पहली बात यह कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं बेसिकली, कौन होते हैं स्टेक होल्डर्स? नहीं, ज़रूरी नहीं है। स्टेक होल्डर्स कैन बी एनी वन हु होल्ड्स इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टेक का बेसिकली मतलब क्या होता है? स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट, एंड होल्डर का मतलब होता है द वन हु होल्ड्स व्हाट? इंटरेस्ट। तो कोई भी ऐसा बंदा, ग्रुप, एंटिटी, कंपनी जिसका आपके बिजनेस में इंटरेस्ट हो, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो स्टेक होल्डर्स कोई भी होते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है। या एक और भी तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का, एनी वन हु इफेक्ट्स और गेट इफेक्टेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऐसा पर्सन या कंपनी या एंटिटी या ग्रुप जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट कर सके या उनसे इफ़ेक्ट हो जाए, उसको भी स्टेक होल्डर कहते हैं। अब स्टेक होल्डर बेसिकली बहुत डिफरेंट वेज है क्लासिफाई करने के, चैप्टर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था। बट एक क्लासिफिकेशन बहुत कॉमन है कि स्टेक होल्डर्स कैन बी इंटरनल, जो आपके बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। आपके बिजनेस के एम्प्लॉयज़, आपके डायरेक्टर्स, आपकी मैनेजमेंट, आपका लेबर, ये सारे बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इनको इंटरनल स्टेक होल्डर्स कहते हैं। फिर होते हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। बाय नेचर एक्चुअली ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, उनकी फिजिकल बाउंड्रीज से बाहर एग्जिस्ट करते हैं, बट ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी ना किसी तरह से रिलेशनशिप में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर, कस्टमर तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, बट उसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट्स बाय कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपके प्रोडक्ट्स पे। अगर आप प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करोगे तो उसकी सप्लाई चेन इफेक्ट होगी। इसी तरह सप्लायर है, सप्लायर भी जो है उसका भी इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको क्रेडिट पे हो सकता है, आपको रॉ मटेरियल दे रहा हो तो उसने आपसे रिकवरी भी करनी है अपनी, उसकी सेल आपकी वजह से हो रही है, वो सेल आपको कर रहा है, उसका प्रॉफिट आप पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल वो भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होती है, बट उसने आपसे टैक्स लेना होता है, वो आपसे हर महीने बाद, क्वार्टर बाद या साल बाद डिफरेंट किस्म के टैक्सेस कलेक्ट करती है, तो वो भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होता है, बट इन अ रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फिर होता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री से बाहर एग्जिस्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्टिव रिलेशनशिप या एक्टिव बिजनेस में नहीं होते। जैसे एक बिजनेस पाकिस्तान में अगर वर्कआउट कर रहा है, ये अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, तो जितनी भी जनरल पॉपुलेशन है उस सिटी की या उस प्रोवेंस की या उस कंट्री की, वो सारी की सारी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होगी। अब यहां पर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, उसके लिए कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट। यस, गवर्नमेंट उसकी स्टेक होल्डर हो सकती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है यूजुअली ये पब्लिक ओन्ड ही होता है या गवर्नमेंट ओन ही होता है बहुत सारे कंट्रीज़ में। जैसे पाकिस्तान में आप देख लो, इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी या गैस की कंपनीज ये सारी गवर्नमेंट ओन होती है। ऑयल एंड गैस कंपनी आप देख लो, OGDCL पाकिस्तान में, वो भी गवर्नमेंट ओन्ड ही है। तो मोस्टली ये बहुत सेंसिटिव पावर स्टेशन होता है, क्योंकि अगर इसमें कुछ चीज़ गलत हो जाए या कोई मसला हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके बहुत ख़तरनाक इम्पैक्ट हो सकता है पूरे कंट्री पे। तो गवर्नमेंट ओन्ड ही इनको रखा जाता है। और इवन अगर लेट्स से कि अगर ये प्राइवेट ओन्ड भी है, तो फिर भी गवर्नमेंट इसमें बहुत इंटरेस्ट लेगी ताकि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाया जा सके, कंप्लाइंस करवाई जा सके। सो गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर होगी। सेकंड, इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स
यस, ये वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो ग्रीन इन्वायरमेंट के लिए फाइट करते हैं। अब न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो होगा उसका वेस्टेज भी होगा, और ये वेस्टेज जो है ये हाईली रेडिएटेड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा रेडिएशन होती है और उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये ऐसा नहीं होता कि इसको आप पानी में बहा दो या इसको आप किसी लैंड में फेंक दो, ऐसे इसको आप डिस्पोज नहीं कर सकते। इसको प्रॉपरली ज़मीन में दबाना होता है, नहीं तो ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। तो इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स का भी बहुत इंटरेस्ट होगा इस ऑर्गेनाइजेशन में, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। एम्प्लॉयज़ तो हैं ही इंटरनल स्टेक होल्डर्स, उनकी सैलरीज डिपेंड करती हैं, उनका करियर डिपेंड करता है, तो वो भी स्टेक होल्डर्स होंगे न्यूक्लियर पावर स्टेशन के, बट दे विल बी इंटरनल स्टेक होल्डर्स। और लोकल रेजिडेंट्स जहां पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑपरेट कर रहा है, यस, लोकल रेजिडेंट्स को बहुत फिक्र होगी कि ऐसा ना हो कोई एक्सीडेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा कोई रेडिएशन जो है वो हवा में आ जाए, उससे उनकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। क्योंकि न्यूक्लियर पावर स्टेशन इतने ख़तरनाक होते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ यहाँ काम कर रहे होते हैं उनको एक एज के बाद जाके कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेडिएशन, एक्टिव रेडिएशन के इतना एक्सपोज हो जाते हैं कि उनको कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली लोकल रेजिडेंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली बहुत कंसर्न होंगे, वो भी स्टेक होल्डर्स होंगे। सो 1, 2, 3 एंड 4 चारों ही आपके स्टेक होल्डर्स हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्लियर विद दिस? ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.7, which of the following organizations would rely most heavily on value for money indicators and efficiency rather than information on performance and profitability? दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है? बिजनेस कहा जाता है। अब बिजनेस की जब परफॉर्मेंस मेजर करनी होगी तो किस बेसिस पे करोगे? उसकी आप बनाओगे बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट, और उसमें आप देखोगे कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। इस बेस पे उस बिजनेस की परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे। ये हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी देखा है। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए या गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हो गई फॉर एग्जांपल, या और भी कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होगी, या जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस हो गई या आर्मी हो गई, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। पुलिस का काम क्या है कि अवाम की सिक्योरिटी मेंटेन करनी होती है, उन्होंने सिक्योरिटी इंश्योर करनी होती है, और अगर कुछ गलत होने के चांसेस होते हैं सो दे मेक इट श्योर कि वहाँ पर कोई ऐसे सिक्योरिटी लैब्स ना हो। अब पुलिस का काम ये नहीं होता कि वो बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करें और आवाम से पैसे लें, उसको गवर्नमेंट से फंड मिलता है पुलिस को। और पुलिस जो है वो कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, वो लोगों के वेलफेयर या सिक्योरिटी के लिए काम करती है। इसी तरह आर्मी है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब। अब ये प्रॉफिट के लिए तो काम ही नहीं कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस, तो इनकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे? तो इनकी परफॉर्मेंस के लिए हम क्या करते हैं, हम वैल्यू फॉर मनी इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। इनको हम वीएफएम इंडिकेटर्स भी कहते हैं। वीएफएम इंडिकेटर्स का क्या मतलब है कि जो फंड इनको गवर्नमेंट से मिल रहा है, फॉर एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट को, वो इसको कितना इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, कितना इकोनॉमिकली यूज कर रहे हैं। इन तीन चीजों पे उनको जज किया जाता है। अब वो पैसे जो हैं उनको, पुलिस को फंड इसलिए मिलते हैं ताकि आवाम को बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो हम देखेंगे क्या उन्होंने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव किए अपने जो उन्होंने करने थे, इफेक्टिवनेस। क्या वो पैसों को बेस्ट तरीके से यूज कर रहे हैं, कम से कम पैसा खर्च करके ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए या नहीं, एफिशिएंसी। इकोनॉमिकल, कम से कम खर्चा करना। तो ये वैल्यू फॉर मनी इंडिकेटर्स होते हैं इनके लिए। किन के लिए? जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी, बिल्कुल।
पहले देख लेते हैं अब प्राइवेट अकाउंटेंसी कॉलेज। ये प्राइवेट कॉलेज है, मैंने एक प्राइवेट कॉलेज खोल लिया, तो मैं प्राइवेट कॉलेज क्यों खोलूंगा? ताकि मैं प्रॉफिट अर्न कर सकूं, तो ये तो बिजनेस ही हुआ। अ लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी बेसिकली यूके की टर्म है लोकल अथॉरिटी, इसको हम पाकिस्तान में प्रोवेंशनल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, सूबाई गवर्नमेंट जो होती है बेसिकली। अब गवर्नमेंट का तो काम ही ये होता है ऑब्वियसली कि उन्होंने प्रॉफिट जनरेट नहीं करना, वो पैसे खर्च करते हैं अवाम में ताकि उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम कर सकें। सो यस, बी इज द करेक्ट वन। अ स्मॉल रिटेलर, जो रिटेल बिजनेस है, ऑब्वियसली बिजनेस है तो प्रॉफिट ही है, तो ए और सी का जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉफिट पे जज किया जाएगा। बी की परफॉर्मेंस कभी भी प्रॉफिट पे जज नहीं की जा सकती क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर रहे होते। क्लियर विद दिस? ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, ये असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन है।एको इज अ कंपनी which specializes in forestry. It has recently purchased BECO, which runs a chain of recreational resorts. एक कंपनी हैएको जो स्पेशलाइज है फॉरेस्ट्री में, और उसने परचेज किया है एक दूसरे बिजनेस को जो है बीको, और बीको जो है बेसिकली ये रिजॉर्ट्स बनाने में एक्सपर्ट है। अब क्या हुआ? A has allowed B to build several new resorts on land which is owned by A. तो A ने अलाउ किया B को कि आप रिजॉर्ट्स बनाने में अच्छे हो, तो आप हमारी लैंड्स में, जो हमारी बहुत ग्रीन लैंड्स हैं, उन पे आप रिजॉर्ट्स बनाओ, बट which it is no longer able to use. The resorts have proven highly profitable and popular. अब ए और ए की लैंड है, ग्रीन लैंड्स है उनके पास, बी जो है वो रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, हाईली प्रॉफिटेबल है, हाईली पॉपुलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ कंबाइंड एंटिटी? ए और बी मिलके काम कर रहे हैं एज अ ग्रुप, F3 में पढ़ा था, एज अ ग्रुप कंसोलिडेशन में। तो अब ये दोनों बिजनेस एज अ ग्रुप मिलके एक ही काम कर रहे हैं। एक के पास बहुत अच्छी लैंड है, दूसरे के पास बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, और वो बहुत प्रॉफिटेबल एंड बहुत पॉपुलर हो गए हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जब दो बंदे या दो बिजनेसेस मिलके काम करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? एक होता है 2+2 इज इक्वल टू 4। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि 2+2 इज नॉट इक्वल टू 4 बट इक्वल टू 5। ये भी एक कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का। उर्दू में एक बड़ा अच्छा मुहावरा जिसको हम कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं, ऐसा होता है। हाँ जी, उसका क्या मतलब होता है कि एक बंदा अकेले बैठ के काम करे वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा, बट दो बंदे मिलके वही काम करें तो ऑब्वियसली वहां पर ज्यादा इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस होगी। इस कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली कहते हैं सिनर्जी। क्लियर विद दिस? सो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्लियर विद दिस? इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये भी असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पार्टनरशिप्स, चैरिटीज एंड कंपनीज। Which of these organizations would normally be classified as both a not-for-profit organization, and a private sector organization? इन चारों में से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स हो एट द सेम टाइम? वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो और प्राइवेट सेक्टर भी हो। पहले देख लेते हैं नंबर 1, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या वो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है? नो, ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर में आती है, पब्लिक डोमेन में आती है, वो प्राइवेट सेक्टर नहीं है। बेशक वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो 1 तो गलत हो गया। पार्टनरशिप्स के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल प्रॉफिट अर्न करते हैं, और पार्टनरशिप्स जो हैं वो मोस्टली जो हैं वो गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट्स के बीच में पार्टनरशिप्स होती हैं, वो प्राइवेट भी हो सकती हैं। सो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, बट पार्टनरशिप का हमेशा पर्पस यही होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करें। When 2 or more sole trader comes together to earn
प्रॉफिट और विद द व्यू ऑफ रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट आर कॉल्ड पार्टनरशिप्स। तो यस, पार्टनरशिप का मेन गोल जो है वो प्रॉफिट होता है, तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट तो नहीं हो सकता। चैरिटीज के बारे में क्या ख्याल है? फर्स्ट ऑफ ऑल, चैरिटीज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एंड सेकेंडली यस, चैरिटीज जो है वो गवर्नमेंट भी ओन करती हैं बट प्राइवेट भी ओन कर सकती हैं, बट मेजॉरिटी इन प्रैक्टिकल लाइफ 95% जो चैरिटीज़ होंगी वो हमेशा प्राइवेट सेक्टर ही ओन करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का काम चैरिटी करना नहीं होता, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना होता है। तो प्राइवेट सेक्टर की ही डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, डिफरेंट अमीर लोग होते हैं, वो अपनी चैरिटीज़ को ओपन कर लेते हैं। पाकिस्तान में आप देख लो, कराची में चीपा है, थ्रू आउट पाकिस्तान जो हमारी एधी है काफ़ी फेमस वन, तो ये सारी चैरिटीज़ हैं और ये प्राइवेट चैरिटीज़ हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड ऑब्वियसली चैरिटीज़ हैं, लोगों की खिदमत खलक करनी है, तो ऑब्वियसली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो 3 तो करेक्ट है। एंड कंपनीज, कंपनीज तो ऑब्वियसली श्योर शॉर्ट है कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं होती, इनका काम हमेशा होता है कि उन्होंने प्रॉफिट अर्न करना होता है। अब पब्लिक कंपनीज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की भी हो सकती हैं, पब्लिक सेक्टर की भी हो सकती हैं, बट जो भी कंपनी होगी उसने प्रॉफिट ही अर्न करना होगा, कंपनीज कभी भी नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं हो सकती। सो कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी नंबर 3 ओनली, विच इज चैरिटीज। क्लियर विद दिस? तो यहां पर ये आपके 4 क्वेश्चन थे और यहां पर आपका चैप्टर 1 जो है वो कंक्लूड हो गया। कोई क्वेश्चन अभी तक?